दोस्तों, अगर आप 2026 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था ना, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतनी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी कि आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 साल से मैं इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता हुआ आ रहा हूं, तो मैंने वो सारी चीजें देखी हैं जो पहले चल रही थी, आज के टाइम पे नहीं चल रही है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो 2026 में आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और इनफैक्ट अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो, तो एक नोटबुक और पेन जरूर ले लेना और सारे नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इससे पैसे कैसे कमाना है, फिर मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगा, तो आप खुद से देख पाएंगे कि अच्छा ऐसे बाइंग कर सकते हैं, ऐसे सेल कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, अपने मोबाइल फोन से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट है क्या, तो इसको अगर आप सब्जी मार्केट से कंपेयर करेंगे, तो जैसे सब्जी मार्केट में आप आराम से सब्जी बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में आप कंपनीज के शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब शेयर्स आखिर होता क्या है, तो शेयर का लिटरल मीनिंग होता है हिस्सा, यानी आप कंपनी के एक हिस्से को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। लेकिन कंपनी के हिस्से को खरीद के बेच के अपने को क्या फायदा है, तो देखिए फायदा यह है कि कंपनी की जो वैल्यू होती है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और ये उनके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया, अब पूरी कंपनी तो हो सकता है बहुत ज्यादा महंगी होती है, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10, 15, 20 लाख करोड़ की कंपनीज भी हैं, तो पूरी कंपनी तो हर कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन उसका छोटा हिस्सा जो कि उसका शेयर होता है, वो कई बार 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 400, 500 रुपए, कुछ हजार रुपए में आपको मिल जाता है। तो उसका शेयर जो है वो आम आदमी भी खरीद सकता है। तो उसको खरीदने का फायदा यह है कि आज मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर को एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदा था, मान लीजिए एक्स प्राइस में आपने उसको बाय किया, और उसके बाद हो सकता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। तो आपके खरीदने का पर्पस क्या है, आपके खरीदने का पर्पस यह है कि कल को कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी सेल्स करेगी, तो ये जो हिस्सा है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज अगर इसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो कल के वो बढ़ के अगर ये 110 हो जाती है, तो यहां पर आपको 10 रुपए का मुनाफा हो सकता है। तो ये आपका पर्पस है कंपनी के शेयर्स खरीदने का। तो आप क्यों कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है कि आप कंपनी के शेयर्स को सस्ते में खरीदना चाहते हैं, कल को महंगे में बेच के फायदा कमाना चाहते हैं। लेकिन कंपनी अपने शेयर्स क्यों बेचती है, ये समझने के लिए आपको समझना होगा आईपीओ के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, इसके ऊपर हम वापस आएंगे। पहले आपको आईपीओ समझना होगा। आपने सुना होगा कि आजकल नई नई कंपनीज अपने आईपीओ ला रही होती हैं। तो ये आईपीओ क्या है, आईपीओ की फुल फॉर्म सबको पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन ये आईपीओ लाने का मकसद क्या है, क्यों कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, तो इसके पीछे मेन रीजन होता है पैसा। यानी पैसा आपको चाहिए ना, तो वो बड़ी कंपनी है, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी वो कंपनी होगी, उसको भी कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है। और वो क्यों पड़ती है, मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, जिसकी वैल्यूएशन है 1000 करोड़ रुपए। ऐसा तो हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि 1000 करोड़ की कोई कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में ना उसके बैंक अकाउंट में ये 1000 करोड़ रुपए नहीं पड़े हैं, ये पूरा का पूरा पैसा उसके बिजनेस में लगा हुआ है। तो अगर उस कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी दूसरी कंपनी की फैक्ट्री खरीदनी है, या किसी दूसरी कंपनी को ही खरीदना है जिसके लिए उसको 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो भले ही कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास 100 करोड़ रुपए भी पड़े हो। कई बार तो ऐसा होता है कि 1000 करोड़ की कंपनी है, उसके पास 10 करोड़ भी नहीं पड़े हैं। तो इस केस में अगर वो कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी। अब उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि वो लोन ले ले। अब अगर बैंक से लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि उन्होंने दूसरी कंपनी बाय की और वो कंपनी भी उनके कोई काम नहीं आई, या उस कंपनी में उनको कोई नुकसान हो गया, तो फिर तो वो ना इंटरेस्ट चुका पाएंगे, और जो अपनी कंपनी को ग्रो करना चाह रहे थे वो भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए कंपनी जनरली सेकंड ऑप्शन प्रेफर करती हैं, और वो ऑप्शन होता है अपने शेयर्स बेचना, जिसमें ये कंपनी क्या करेगी कि जैसे उसकी वैल्यूएशन है 1000 करोड़, उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके पास हाथ में 100 करोड़ का कैश नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपना 10% हिस्सा अगर वो मार्केट में बेच डालें, तो उसके 10% हिस्से की वैल्यू क्या होगी, वो होगी वही 100 करोड़ रुपया जो उसको चाहिए।
और ऐसे वो पैसा जुटा सकती है। लेकिन यहां पर हिस्सा बेचने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दे या फिर अपनी कोई एसेट्स बेच दे, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है वो सिर्फ एक राइट बेच रही है और वो राइट है उसके जो प्रॉफिट होगा उसमें भागीदार बनने का। यानी शेयर्स बेचने का मतलब है जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो अगर आपको शेयर्स बेचती है तो वो आपको एक अधिकार बेचती है, एक राइट बेचती है, जिसके थ्रू अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। मतलब आप उसके एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर आपने उसके 10% शेयर्स जितनी भी जनता ने खरीद लिए वो उसके उस पर्टिकुलर हिस्से के मालिक हैं, तो अब अगर आप किसी चीज़ के मालिक हैं तो उसमें फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, अगर उसमें नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। तो कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे पर्पस है कि शायद वो एक्सपैंड करना चाहती है जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। कई बार हो सकता है कि उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो इसके लिए भी वो आईपीओ लेकर आती है। तो ये कुछ पर्पस होते हैं जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ ला रही है। और आप उसके शेयर्स को क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी कल को अच्छा चल सकती है, तो सस्ते में खरीद लूंगा तो कल को महंगे में बेचूंगा। तो ये आपको समझ आ गया कि दोनों किस तरीके से मिल रहे हैं। तो अब यहां पर समझिए कि जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है ना, तो इसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट क्या है? आईपीओ। अगर आपको आईपीओ में शेयर खरीदना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। उसका एक लॉट साइज भी होता है जिसकी प्राइस लगभग 15,000 रुपये के आसपास होती है। अगर आप 2 लॉट खरीदेंगे तो फिर आपको 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप आईपीओ में शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो जब आप आईपीओ में शेयर्स बाय करते हैं तो यहां पर जो आपको शेयर्स मिलते हैं ना, वो डायरेक्टली उस कंपनी से मिलते हैं। यानी आईपीओ में आपको शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से मिल रहे हैं, इसलिए वो क्या है? वो है प्राइमरी। लेकिन शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं या स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं तो वहां पर कंपनी ने तो अपना आईपीओ निकाल के शेयर्स बेच दिए। अब मान लीजिए उसने अपना, जैसे 1000 करोड़ वाला एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे, उसने अपने 10% हिस्सा बेचा जो कि हो गया 100 खोखे का। तो अब हो सकता है कि उसने अपने मार्केट में, ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ के शेयर्स निकाले तो कोई 2 शेयर खरीद रहा है, कोई 4 शेयर खरीद रहा है, मैंने आपको बताया लॉट साइज होता है। तो वहां पर हो सकता है कि अब 100 करोड़ एक बंदे के पास तो नहीं होंगे और वो एक बंदे को बेचना चाह भी नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो यहां पर अपने 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में निकाल देंगे और उस शेयर की वैल्यू रख देंगे 100 रुपए। तो अगर वो 100 रुपए वाले 1 करोड़ शेयर भी बेच देते हैं तो उनके पास जो पैसा उनको चाहिए था उतना पैसा आ जाएगा। तो जनरली इस तरीके से जब अब 100 रुपए शेयर की प्राइस आ चुकी है तो हर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसे मान लीजिए आपने 100 रुपए में के रेट पे उसके आईपीओ में अप्लाई कर दिया है। तो अब अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट हो जाती है तो मान लीजिए उसने अपना जो लॉट साइज रखा है, मैंने आपको बताया कि 1 या 2 या 4 शेयर आप नहीं खरीद सकते, आपको लॉट में खरीदना होगा। मान लीजिए उसने अपना लॉट साइज रखा है 150 का और 100 उसके शेयर की प्राइस है, तो टोटल यहां पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है वो होती है 15,000 रुपए। तो मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट हो गई। अब अलॉटमेंट होने के बाद सबसे पहला जो तरीका होता है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, वो है आईपीओ के थ्रू ही कमाना। क्योंकि आपने आईपीओ में अप्लाई किया, मान लीजिए कंपनी अच्छी है, जीएमपी वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि आपने उस स्टॉक को 100 रुपए की प्राइस में खरीदा और उसके खरीदने के जैसे ही वो लिस्टिंग होती है वो 110 रुपए में होती है। तो यहां पर आपने क्या करा था? आपने 150 शेयर खरीदे थे, तो इस केस में आपको 1500 रुपए का फायदा हो जाएगा और आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो बढ़कर अब इतनी हो जाएगी। तो ये पहला तरीका होता है जिसमें आप डायरेक्टली कंपनी के थ्रू शेयर बाय कर रहे हैं, यानी प्राइमरी मार्केट से शेयर बाय कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, आपने शेयर खरीद लिया है, अब आप अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, मान लीजिए उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो अब आप डायरेक्टली कंपनी को बेचने जाएंगे तो कंपनी तो बोलेगी भाई तुमसे पैसे लेके मैंने आगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मैं कहाँ से तुम्हारे शेयर्स वापस खरीदूं? तो फिर आप अपने शेयर्स को बेचेंगे कैसे? अगर मान लीजिए आपने आज पैसे लगाए हैं, कल ही आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप कैसे शेयर्स को बेचेंगे? तो इसलिए जो सेकेंड मार्केट जहाँ से आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, और यही होता है शेयर मार्केट। यानी शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर बाय एंड सेल नहीं करते हैं, आप अपने जैसे ही इन्वेस्टर से करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए, जिसने आईपीओ में अलॉटमेंट हो गई थी, उसको शेयर्स मिल गए, तो अब वो शेयर बेचना चाहता है, हो सकता है उसको फायदा चल रहा है, उसको लगता है उसको शेयर बेचना है, तो वो क्या करेगा? वो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेचेगा।
और दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, उसको लग रहा था कि नहीं यार इसकी प्राइस और ज़्यादा जा सकती है, वो थोड़े महंगे में भी खरीदने के लिए रेडी है। तो मान लीजिए बी ने इसको खरीद लिया, तो इसको जो मिला था वो प्राइमरी मार्केट से मिला था, लेकिन ये जो बी है जिसने ए से शेयर को खरीदा है, इसको शेयर मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट से वो शेयर मिला है। अब कल को हो सकता है इसको भी शेयर बेचना है, तो वापस ये भी कंपनी के पास नहीं जा सकता, ये किसी तीसरे व्यक्ति को शेयर बेचेगा, चौथा को शेयर बेचा जाएगा। ऐसे आपस में ही हम लोग शेयर मार्केट में एक दूसरे को शेयर बेचते हैं। यानी शेयर मार्केट में डायरेक्टली हम कंपनी से शेयर खरीदते और बेचते नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो आईपीओ और शेयर मार्केट के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया है। तो अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि भाई सब्जी मार्केट का आपने एग्जाम्पल दिया था, तो ये जो सब्जी मार्केट है ये तो हमें दिखाई देता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट कहां पे होता है? तो स्टॉक मार्केट में दो तरह के मार्केट हैं, एक का नाम है एनएसई और दूसरा का नाम है बीएसई। एनएसई की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नया है लेकिन सबसे बड़ा है। तो दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसई बीएसई। इसको आप वो सब्जी मार्केट की तरह ही समझ सकते हैं जिसमें सब्जी खरीदी और बेची जाती है, लेकिन यहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब है आपने अपने शेयर्स यहां भेजे और यहां से किसी और पे भेजे। अब बात क्या है कि देखो, अगर मान लीजिए आपको आईपीओ में शेयर्स मिल जाते और आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते, तो आप कहां पे जाते? आपको थोड़ी पता है कि किसको वो शेयर खरीदने हैं, कौन उसमें इंटरेस्टेड हो सकता है। तो इसके लिए ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने शेयर्स एनएसई में बेचते हैं और जो व्यक्ति खरीदना चाहता है वो भी एनएसई से शेयर खरीद लेता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन होती है एनएसई और बीएसई में। और सिमिलरली अगर आप बीएसई से खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और कोई बेचना चाहता है तो वो वहां पे बेच सकता है। तो एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज है जहां से आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। बट यहां पर चौथी चीज जो आपको समझनी है वो है ब्रोकर। अब एक्चुअल में पुराने टाइम पे क्या था कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो हजारों इन्वेस्टर हैं, वो अगर स्टॉक एक्सचेंज पर चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खरीदना और बेचना। तो इसके लिए फिजिकली ब्रोकर्स हुआ करते थे जो स्टॉक एक्सचेंज में ही वहां पर बाइंग एंड सेलिंग करते थे। तो बीच में एक ब्रोकर रखना होता था जिस पे आप अपना अकाउंट खोलेंगे, वही आपका सब कुछ मैनेज करेगा और उसके थ्रू ही आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इससे ये जो एक्सचेंज था इनका काम घट जाता। लेकिन आज के टाइम पर चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, और इस डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। और ये जो डीमैट अकाउंट है ये बैंक अकाउंट जैसे ही आप समझ सकते हैं, जिसमें आपके शेयर्स रखे भी जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर हम इसको डीमैट अकाउंट ही कह देते हैं, क्योंकि सेम एक मोबाइल ऐप होता है जिससे आप शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको डेमो भी दे देता हूं, जिससे आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि कैसे आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो देखिए, डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपने जिसमें भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है उसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कर सकते हैं, या फिर हर डीमैट अकाउंट की अपनी वेबसाइट होती है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके बाद आपने मान लीजिए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो फिर आपने साइन इन करना होगा। वैसे बता दो, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, काफ़ी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। जितनी फॉर्मेलिटीज़ बैंक अकाउंट में है उससे कई गुना ज़्यादा ही फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो वो फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलो करनी होती है जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होती है। एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप मोबाइल ऐप के थ्रू शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं कभी भी। कभी भी का मतलब है जब मार्केट ओपन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया में वो सुबह 9:15 से लेके दोपहर 3:30 तक ओपन रहता है, और ये मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो अब मान लीजिए आप शेयर बाय करना चाहते हैं, तो आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद हर ऐप का अपना अपना यूआई होता है। तो आप जिस भी शेयर को बाय करना चाहते हैं आपने उसका नाम लिखना है। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो जैसे एग्जांपल के लिए आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं, क्लियर कर दूं ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जांपल, अगर मुझे कोई चीज़ समझानी है तो एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा ना।
तो अब देखिए यहाँ पर मैंने रिलायंस लिखा तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका स्टॉक। तो अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा है आपको एनएससी से खरीदना है बीएससी से खरीदना है। इससे कोई खास फर्क नहीं कर पड़ता है, आप एनएससी से खरीदें या बीएससी से खरीदें, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको उसकी जो प्राइस है वो देखिए यहाँ पर भी जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी प्राइस दिखाई देती है। आप ऐसे उसका चार्ट भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका चार्ट परफॉर्म कर रहा है, जो कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ जी इस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं तो फिर बाय पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपने कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। आप एक शेयर खरीदेंगे तो प्राइस आपको पता है कितना लगेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो कितना लगेगा, ये सब आपने डिसाइड कर लेना है। तो मान लीजिए आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लिमिट प्राइस, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब है आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 1540 प्राइस चल रही है, 0.60 चल रही है। अगर आपको लगता है जब 1535 पे प्राइस आएगी तब ये बाय हो तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो प्राइस चल रही है उतने में ही मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ तो फिर यहाँ पर आप मार्केट प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने सेट कर लिया फिर नीचे आपको ऑप्शन आता है इंट्राडे या लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑब्वियसली बात है आप लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर वो जो शेयर है वो आपको 5 गुना सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इस केस में आपका जो शेयर होगा वो मार्केट क्लोज होने से पहले सेल हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म पे सेलेक्ट कर लेना है, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप स्वाइप पे क्लिक करेंगे आपका जो शेयर होगा वो बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस भी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक बार जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो फिर नीचे ये जो पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन है सेम डे आपको पोजीशन में दिखाई देता है। अगले दिन ये जो होल्डिंग वाला ऑप्शन है आपको यहां पर आपके जितने भी शेयर्स होंगे वो दिखाई देंगे, उनमें प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप किसी शेयर को मान लीजिए बाय करने के बाद सेल करना चाहते हैं तो जिस भी शेयर को सेल करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद यहां पर एग्जिट का ऑप्शन आता है, आपने उस पर क्लिक करना है और ऐसे आप स्वाइप टू सेल पे क्लिक करेंगे तो वो जो ट्रेड होगा या वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी एग्जिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो आपने ये तो समझ लिया कि शेयर बाय एंड सेल कैसे करना है, और इसके अलावा आपने ये भी समझ लिया एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है ये मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता सकता हूं जिसके बेसिस पे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा शेयर सही है और कौन सा शेयर बेकार है। ये क्राइटेरिया मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें इसका कोई भी काम नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही इन क्राइटेरिया को देखना है। तो यहां पर जो भी स्टॉक के बारे में आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उस स्टॉक के लिए पहले तो आपको स्टॉक का नाम कैसे पता चलेगा। तो देखिए जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपको सड़क पे कई सारी कंपनीज के बोर्ड्स देखे हुए मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन कंपनीज के नाम नोट कर सकते हैं। या फिर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ग्रोसरी स्टोर में गए तो वहां पर भी आप उन कंपनी के नाम नोट कर सकते हैं। कई बार जैसे मैगी का एग्जाम्पल लें तो वो नेस्ले का प्रोडक्ट है, तो मैगी लिख के सर्च करोगे तो फिर आपको उसका कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन नेस्ले लिख के सर्च करोगे तो शेयर मिल जाएगा। तो जो कंपनी का नाम होता है वो आपको कई बार उस प्रोडक्ट के पीछे देखने को मिल जाता है, और कई बार उनका जो नाम होता है वही उनका ब्रांड नेम भी होता है। तो आपने कंपनी के नाम पता कर लेने हैं इस तरीके से। दूसरा, जो प्रोडक्ट वगैरह आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से भी आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा हो सकता है। आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खरीद रहा हूँ और यार हो सकता है सारे लोग खरीद रहे हो, तो फिर अगर सब लोग खरीदेंगे तो आगे चल के प्राइस बढ़ सकती है। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे आपको काफ़ी सारी कंपनी के नाम तो पता चल जाएंगे, लेकिन अब उनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है screener.in, जिसका मैं बहुत सालों से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। एंड इनफैक्ट मैं जितना भी डेटा आपको ज़्यादातर दिखाता हूँ वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो कंपनी की वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी डेटा देख सकते हैं। क्लियर कर दूँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बाकी डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो कोई भी एक कंपनी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे हम रिलायंस ही ले लेते हैं। क्लियर कर दूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रिलायंस लेके चल रहा हूं। या फिर मान लीजिए कोई और कंपनी भारती एयरटेल ले लेते हैं, या भारती एयरटेल ले लेते हैं। कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हैं, कुछ भी ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसको सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से आपने लेना है। तो जैसे ही आप उस कंपनी का नाम लिख के सर्च करेंगे तो उसका जितना भी डेटा है वो सारा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको जो एक चीज कंपनी में देखनी है वो होती है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आपने नोट्स बना लेने अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या अच्छे से आप समझना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा।
तो सबसे पहली चीज आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो 5,000 करोड़ से छोटी है तो वो बहुत छोटी कंपनी होती है। इन कंपनीज में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी ये 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है तो जनरली इनको मीडियम साइज की कंपनी माना जाता है। वैसे तो 6-7 हज़ार करोड़ को भी स्मॉल कैप मान लिया जाता है, तो कोई हार्डकोर रूल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मान लीजिए कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत छोटी कंपनी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। अगर मान लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी में बहुत बड़ा इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप कंपनी का साइज पता करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कंपनी जो मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है या 25,000 करोड़ के बीच में है तो आप इसको मीडियम साइज की कंपनी समझ सकते हैं। इसमें आपका रिस्क थोड़ा सा कम होगा लेकिन जो फायदा हो सकता है वो भी थोड़ा कम होगा। इसके बाद आती हैं लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुन रखे हैं वो जनरली बहुत बड़ी कंपनी होती हैं। 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ की कंपनी होती हैं। कुछ 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, और जैसे ये एग्जांपल है 12 लाख करोड़ की कंपनी है, 12 लाख करोड़ रुपए, तो इतनी बड़ी कंपनी है। तो अब जो भी 20,000, 25,000 या 30,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है, आप मान के चल सकते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। इनमें रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना ज़्यादा फायदा भी नहीं हो सकता। तो अपने रिस्क के हिसाब से आपको स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं। और जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एक ही स्टॉक खरीदा और उसी में सारा पैसा लगा दिया। जनरली आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें कम से कम 10 से 15 स्टॉक्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा भी मत रखना, लेकिन 10 से 15 के बीच में आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए। और वो जो स्टॉक्स हैं वो सारे बड़े बड़े भी होंगे तो ठीक नहीं रहेगा, सारे छोटे होंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो कुछ आपको छोटी कंपनीज रख लेनी है, कुछ मीडियम साइज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपने लार्ज कैप कंपनीज यानी 20-25 हज़ार करोड़ से बड़े साइज की कंपनी में करना चाहिए। तो मार्केट कैप आपने देख लिया। इसके बाद सेकेंड चीज आपने देखनी है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये अगर 20% से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल, जो उसके पास शेयर से पैसा है, उसके ऊपर ठीक ठाक रिटर्न कमा रही है। इसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए कंपनी के पास दो तरीके से पैसे आते हैं। शेयर्स बेच के भी कंपनी पैसे लेती है, कई बार लोन भी लेती है। तो दोनों चीजों को मिला दें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके ऊपर कंपनी कितने % के रिटर्न्स कमा रही है ये भी हमारे लिए देखना काफी बेटर रहता है। तो अगर ये भी 20% के आसपास रहे तो बेटर रहता है। फिर आता है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के ऊपर अपना इक्विटी कैसे कितना ज्यादा कर्जा है। ये जनरली 1 से कम हो तो बेटर होता है। कुछ कंपनीज हैं जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, उस केस में ये ज़्यादा चल जाता है। लेकिन डेट जितना कंपनी के ऊपर कम से कम हो उतना अच्छा है। इवन अगर आप बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं तो आपको डेट फ्री कंपनीज जिनमें 0.5 से भी कम डेट हो वो चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा ज्यादा डेट है, तो आपने देखना है भाई कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने कंपनी में देखनी है वो है उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज है सेल्स। तो आपने ये देखना है कि कंपनी की जो सेल्स है ना वो बढ़ रही होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अच्छी सेल्स है बट कांस्टेंट है, वो बढ़ रही होनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल होता है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि उसका बिजनेस बड़ा हो रहा है। बिजनेस बड़ा होगा तो शेयर की प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। दूसरा आपने देखना है कि कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ना बढ़ रहे हो, मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा ना बढ़ रहे हो। जैसे यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, एक्सपेंस भी बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और इसके बाद तीसरी चीज़ आपने जो देखनी है वो है इन दोनों को आपने माइनस करके देखना है। जैसे 1,72,985 करोड़ की इन्होंने सेल्स की, उसके बाद 87,925 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया, तो इनके पास 85,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और उससे हमें पता चलता है ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब किसी बिजनेस को करने के बाद कंपनी अगर 100 रुपए का माल बेच रही है तो कितना फायदा अपने पास बचा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी है जो 100 करोड़ का माल बेच रही है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 2% का है, फिर उसके पास 2 ही करोड़ बचेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी 100 करोड़ का माल बेच रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास है, तो 50 करोड़ बचेगा ना। और ये अमाउंट जितना बढ़ता जाएगा उतना बचेगा। तो 50% तो बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 15 से 20% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना ही चाहिए। बाकी ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। तो ये सब आपने देख लिया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी जरूर देखिए कि हाँ ओवरऑल आखिर में कंपनी के हाथ में टैक्स वगैरह देके कितना बचा है, तो ये चीज भी आपने देखनी होती है। इसके बाद ना यहीं पर आपको एक डेटा देखने को मिलता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ।
यानी पिछले 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में कंपनी की सेल्स किस हिसाब से बढ़ रही है। तो पिछले 10 साल में देखें तो इसकी सेल्स 6% के हिसाब से बढ़ी है, पिछले 5 साल में 15% और पिछले 3 साल में 14% के हिसाब से बढ़ी है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। इसी हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए कि कैसी बढ़ रही है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी होनी चाहिए। कई बार कंपनी लॉस में होगी तो नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर आप स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ी है, उसने कैसे परफॉर्म किया है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी का डेटा ऊपर भी मिल रहा है, यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये डेटा आपने देख लेना है। अब ये तो हमने P&L स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी थी। इसके बाद आप क्वार्टर्स पे जाइए। क्वार्टर्स पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब हर 3 महीने के हिसाब से कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि वो तो आपको पिछले साल का डेटा देखने को मिला था। अभी पिछले 3 महीने का जो डेटा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अब जनरली ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेटा होता है ना, ये हमें पिछले साल के सेम मंथ से कंपेयर करके देखना चाहिए। जैसे सितंबर 2025 को अगर हमें देखना है तो सितंबर 2024 से कंपेयर करके देखना चाहिए। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ जी सेल्स बढ़ी है। तो ऐसे अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि कई जो कंपनी होती हैं वो सीजनल भी होती हैं। अब जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है तो उसकी जो सेल्स होंगी वो दिवाली के टाइम पे बढ़ेंगी, तो फिर अगर हम देखें तो वहां पर हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो हमें पिछले साल के सेम क्वार्टर से उसे कंपेयर करके देखना होगा। ऐसे ही बाकी सारा डेटा भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी सेल्स कैसी बढ़ रही है, प्रॉफिट कैसा बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज तो है या नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है और उसकी सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आगे चल के उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एज अ बिगनर अगर आप ये सारी चीजें भी देखेंगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैश फ्लो। कई बार कंपनी सेल्स आपको दिखा देती है लेकिन हाथ में उसके प्रॉफिट नहीं आया। उन्होंने बिल तो बना दिए जी मेरा इतना इतना प्रॉफिट में हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा होना भी तो चाहिए। वो आपको कैश फ्लो में देखने को मिलता है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3 तरह के कैश फ्लो हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो बिजनेस किया है उससे कितना पैसा उसके पास आया तो दिख रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कई बार कंपनी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करती है, ये माइनस में हो सकता है। माइनस में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो पैसा कंपनी के पास आया उसने दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास जो पैसा आ रहा होना चाहिए वो पॉजिटिव पे होना चाहिए। तो ऐसे कैश फ्लो भी देख लीजिए। और इसके बाद फाइनली जो लास्ट चीज आपने देखनी होती है, ये बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे। अगर आप पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ये इसमें ही से सारा डेटा ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके बाद लास्ट चीज आप जो पढ़ सकते हैं वो है क्रेडिट रेटिंग। अब देखिए अभी तक ये जो डेटा आपको मिला था वो कंपनी ने दिया था, लेकिन ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है ये कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा कंपनी कल को ऐसा कर सकती है, तो वो बेटर है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं क्रेडिट रेटिंग, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं देखिए इसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको ट्रांसक्रिप्ट इसकी देखने को मिल जाती है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। और आज के टाइम पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको AI समरी भी मिल रही है तो आप उसकी समरी भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ कंपनी अच्छी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पूरा एनालिसिस करने के बाद तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो किसी न्यूज़ की वजह से या किसी टेम्पररी रीजन की वजह से भी प्राइस गिर सकती है। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे 2026 में तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है ये सिखाऊं तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।